दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शमसी अथवा पहला इल्बरी वंश के बारे में। इसके पहले हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बहुत ही विस्तार से हमने जानने का प्रयास किया था उसके बारे में। आज हम बात करेंगे उसके एक दास और उसके ही दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जिसने 26 वर्षों तक शासन किया था, 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। आपको समय पता चल गया, टेन्योर उसका पता चल गया। ये थोड़ा नक्शा आप देख लीजिए। इसके पहले की वीडियो में जब मैं कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा रहा था तो उसका जो नक्शा मैंने बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि इल्तुतमिश का तो इसमें तो बड़ा है, ठीक है, इसमें तो नक्शा बड़ा है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के नक्शे में उसका जो क्षेत्रफल मैंने दिखाया है वो छोटा दिखाया हुआ, क्योंकि वो छोटा ही था। और उसके समय में कई राजपूतों ने, गढ़वालों ने और चंदेलों ने अपना जो क्षेत्र गंवाया था तुर्कियों से, उसको उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, तो एक प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे क्षेत्र गंवा भी दिए थे। तो मैंने उसके मैप में बहुत सारे क्षेत्रों को नहीं दिखाया, कम दिखाया था। ठीक, लेकिन अब यहां पर मैं दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं कि इल्तुतमिश का जो है वो उज्जैन तक का क्षेत्र आ रहा है उसके हाथ में। ठीक, मतलब एक बड़े क्षेत्र में वो शासन करता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है, पूरे उत्तर भारत पर शासन करता हुआ वो हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ये मैप आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और हम इस वीडियो पर जो बात करेंगे, इस वीडियो में वो इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसका जीवन व्यतीत होता है, किस तरीके से शुरू होता है, कैसे वो दास बनता है, कैसे दासता से मुक्ति प्राप्त करता है, किस तरीके से वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ लगता है, राजकीय पद प्राप्त करता है, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का वो दामाद बनता है, कैसे वो बदायूं क्षेत्र का इक्तेदार बनता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट बनता है, ग्वालियर और बरन का सूबेदार कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को कैसे अपदस्थ करता है, और वास्तविक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इसे क्यों कहते हैं, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए बात करते हैं। प्रारंभिक जीवन देखिए इसका, जो मैंने टॉपिक लिख रखा है। ऐबक जो है वो शुरू से दास नहीं था। वो एक इल्बारी जनजाति के कुलीन वर्ग के परिवार से आता था। उसके जो पिता थे वो इल्बरी जनजाति से आते थे, वो कुलीन वर्ग के लोग थे वो। ठीक है, एक प्रकार से संभ्रांत परिवार था। और इल्तुतमिश बहुत सुंदर था। इल्तुतमिश के पिता के कई शादियां हुई थी, तो उससे जो है कई बच्चे और थे उसको। एक प्रकार से कह लीजिए कि इल्तुतमिश के सौतेले भाई भी साथ में पल बढ़ रहे थे, लेकिन वो सौतेले भाई जो हैं वो इल्तुतमिश की सुंदरता से, उसके बुद्धि चातुर्य से जलते थे। इल्तुतमिश पढ़ा लिखा था, ठीक है, सुंदर था, और अपने सौतेले भाइयों के ईर्षा का पात्र भी बन गया था। इल्बरी जनजाति से आता था, इसीलिए इल्बारी वंश मैंने लिखा है। ठीक, इसके पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था तो उसके वंश को कुतुबी वंश भी कहते हैं। ठीक है, ये सब गुलाम वंश की धाराएं हैं। तो सौतेले भाइयों ने क्या किया कि इसको एक दास व्यापारी को सौंप दिया। दास व्यापारी मतलब जो दासों का व्यापार करता हो, जो दासों को खरीदता हो, बेचता हो। तो दास व्यापारी के हाथों ये चढ़ गया। कैसे, ये कुलीन वर्ग से आता था, एक संभ्रांत परिवार से आता था। अब देखिए ये दास के हाथ लग गया, ये दास बन गया। जान लीजिए भाई, दास व्यापारी के हाथ लग गया, तुमको बेचा जा रहा है किसी मार्केट में, तो आप एक प्रकार से दासी हैं। होते होते ये जो है दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के किसी मार्केट में, किसी बाजार में इसकी बोली लग रही थी। वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक की नजर इस पर पड़ी। संभवतः इसके सुंदरता पर वो मोहित हो गया हो, सुंदरता को इसने देखा हो कि हाँ भाई सुंदर लड़का है, तो इसको खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में। बहुत बड़ी रकम में इसको खरीदा था। जीतल एक प्रकार की मुद्रा थी, उस समय चलती थी। ठीक है, जिस तरीके से आज रुपया चलता है वैसे जीतल चलता था। ये सब धातुओं के बनते थे। ठीक है, तो 1 लाख जीतल में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीद लिया था। तब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझी कि कैसे एक परिवार से, एक सम्भ्रांत परिवार से आकर ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास बन जाता है। अब कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये राजकीय पद कैसे प्राप्त करता है। देखिए, पढ़ा लिखा तो था ही, बुद्धि का भी तेज था। अपनी कुशलता से इसने क्या किया, शीघ्र ही अमीर ए शिकार का पद तुर्की सेना में प्राप्त कर लिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो भी सेना थी उसने प्राप्त कर लिया। और एक दशक बाद, यानी कि लगभग 10 साल बाद, इल्तुतमिश ने इसने कुछ प्रभावित किया होगा। इल्तुतमिश ने इनको क्या कहता है, ऐबक को। तो ऐबक ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह जो है वो इल्तुतमिश से कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह, ऐबक का दास है इल्तुतमिश, लेकिन अपने दास से ही अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। कुछ खूबियां देखी होंगी उसने इल्तुतमिश में। उसके बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे जो है अपने दास को ये दासता से मुक्त करता है। ठीक है, उस पर भी हमको बात करनी पड़ेगी। तो और कुछ बातें हम कर लें, क्योंकि राजकीय पद हमने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, या एक हेडिंग मैंने लिख रखी है। तो राजकीय पद क्या क्या इसने प्राप्त किए थे। तो अमीर शिकार इसने पद प्राप्त किया था, ये मैंने बता दिया। अपने मालिक की बेटी से इसका विवाह हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका ससुर हो गया था। और एक प्रकार से आप जान ही रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा वर्चस्व था तुर्की साम्राज्य पर। मोहम्मद गौरी का वो बहुत ही खास आदमी था। तो एक प्रकार से इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का कृपा पात्र बन गया। तो इसके चलते जो है ग्वालियर, बरन यानी कि बुलंदशहर का वो सूबेदार बनाया जाता है। ये इक्ता होते हैं क्या, ये इक्ता कहे जा सकते हैं। मतलब उस समय इक्ता बोला जाता था। आज के समय में मान लीजिए कि राज्य हो सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे इक्ता होते थे, उनको इक्ता कहा जाता था। ठीक है, तो इनको जो है सूबेदार वहां पर बनाया गया लगातार क्रमशः। पहले ग्वालियर का बनाया गया, फिर बरन का बनाया गया, जिसको बुलंदशहर हम सब लोग आज जानते हैं। 1206 ईस्वी में, अभी 1206 ईस्वी चल रही है, अभी मोहम्मद गौरी बचे हुए हैं। ठीक है, मैंने पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, तब आइएगा इस वीडियो पर। तो 1206 में इसको बदायूं का प्रभार सौंपा गया, लेफ्टिनेंट बनाकर वहां पर भेजा गया इसको। लेफ्टिनेंट मतलब सूबेदार ही होता है। ठीक, अब दास्ता से मुक्ति के बारे में बात कर ले। 1206 की बात हो रही है अभी तक। 1206 में ये बदायूं का प्रभार संभालता है लेफ्टिनेंट के रूप में, सूबेदार के रूप में। 1205 से 1206 के बीच में मोहम्मद गौरी खोखरों से लड़ता है। खोखर जनजाति भारत की है। तो खोखरों ने जब गौरी के ऊपर आक्रमण किया हुआ था, तो उस समय इल्तुतमिश बहुत ही अच्छे तरीके से स्वामी भक्ति का परिचय दे रहा था। कर्तव्य परायणता को देखकर मोहम्मद गौरी ने ऐबक को बुलाया और कहा कि ऐसा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, और इसकी जो स्वामी भक्ति है उससे मैं प्रभावित हूं, इसको तुम जो है दास्ता से मुक्त कर दो। तो ऐबक ने वही किया, इसको जो है दास्ता से मुक्त कर दिया, इसको दास मुक्ति पत्र दे दिया। ठीक, तो इस प्रकार से इल्तुतमिश कुलीन संभ्रांत परिवार से आकर दास बनता है। दास से फिर वो दास्ता से मुक्त हो जाता है और बाद में सुल्तान भी बनता है। अब आराम शाह के बारे में बात कर लेते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर जाता है, तब गद्दी खाली हो जाती है। तुरंत जो है आराम शाह को वहां पर शासन करने के लिए बैठा दिया जाता है। हालांकि जो तुर्की कुलीन वर्ग दिल्ली के रहते हैं, यानी कि इस साम्राज्य के जो भी लोग रहते हैं कुलीन वर्गों में, जिनका भी गिनती किया जाए, हालांकि तुर्की ही थे तो तुर्की ही लोग रहेंगे, वो आराम शाह को नहीं चाहते थे,
क्योंकि वो जानते थे कि ये अयोग्य व्यक्ति है। ठीक है, तो वो क्या करना चाहते थे कि इल्तुतमिश को बुलाना चाहते थे कि भाई तुम आओ यार, यहाँ पर देखो ये अयोग्य है और इसको कोई भी तजुर्बा नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, तुम आओ शासन करने के लिए। तो इल्तुतमिश को जो है न्योता दिल्ली के कुलीन वर्गों ने दिया। इल्तुतमिश आया बदायूं से, सूबेदार था वहां पर, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली क्या, लाहौर पहुंचा। लाहौर ही उस समय मुख्यालय था, दिल्ली तो बाद में राजधानी बनी। तो आराम शाह जो है गद्दी छोड़ने से मना कर रहा था। लाहौर था, लाहौर की बात मैं कर रहा हूं, लाहौर उस समय मुख्यालय था, दिल्ली नहीं था। दिल्ली तो इल्तुतमिश ने बाद में बनाया मुख्यालय। ठीक है, तो आराम शाह गद्दी छोड़ने से मना कर रहा था इल्तुतमिश ने, फिर इसके बाद इससे युद्ध किया। युद्ध में आराम शाह पराजित हुआ और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया, सुल्तान बन बैठा। इतनी सी बात है। अब कुछ बातें और भी जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे क्यों कहा जाता है? कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है परीक्षाओं में कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बताइए। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक, अब ये क्यों था ये भी बता देते हैं। क्योंकि पहले जो है लाहौर में मुख्यालय हुआ करता था और कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 1210 तक शासन किया। मतलब मात्र मुझे लगता है 4 साल तक, लगभग 4 साल तक उसने शासन किया। एक छोटी अवधि में उसने शासन किया था और लाहौर पर शासन कर रहा था। तब तक कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं बनी हुई थी, कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं बनी हुई थी, बहुत ही छोटा कार्यकाल था। लेकिन जब इल्तुतमिश दिल्ली लेकर गया तो सारी व्यवस्था उसी ने की, चाहे शासन की व्यवस्था हो, चाहे सैन्य व्यवस्था हो, चाहे साम्राज्य का विस्तार हो, सब उसने ढंग से फिर करना शुरू किया। एक लंबे समय तक उसने शासन भी किया, जैसा मैंने बता दिया 1210 से 1236 तक। तो इसीलिए जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, क्योंकि बाद के जितने भी वंश आए वो सब दिल्ली में ही रहकर शासन किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तो दौलताबाद लेकर गया था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और दिल्ली जब ये राजधानी ले गया, मुख्यालय ले गया, तो जो कन्नौज का महत्व था, राजनीतिक महत्व था, वो खत्म हो गया और ये महत्व जो है वो दिल्ली के पास चला गया। हर्षवर्धन काल में, हर्षवर्धन के कुछ पूर्व कन्नौज का महत्व बहुत ही बढ़ चुका था, क्योंकि व्यापारिक केंद्र बन चुका था। कई सारे व्यापारिक मार्ग वहां से गुजरते थे, कई सारे जो है नदियों के मार्ग वहां से गुजरते थे। तो इसलिए जो है कन्नौज का एक महत्व भी बढ़ गया था और वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष भी एक समय हम होता हुआ देखते हैं। ठीक है, चाहे वो बंगाल के पाल वंश हो, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, चाहे दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा हो, ये कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। कन्नौज का महत्व बहुत बढ़ गया था और बाद में हर्षवर्धन जब आए तो उन्होंने अपनी राजधानी भी कन्नौज को बनाई थी। तो इसलिए कन्नौज का एक अपना ही अलग महत्व हो गया था। ठीक है, इस समय कन्नौज का गढ़वाल वंश आपने सुना ही होगा। गढ़वालों ने कुछ क्षेत्र फिर से जीत लिए थे। बाद में इल्तुतमिश जीतता भी है, उनसे कुछ छीनता है, तो वो बाद में हम बात करेंगे। अभी तक इतना ही आप समझ लीजिए, ये एक प्रारंभिक जीवन का उसका परिचय था, मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको दी जाएगी, कैसे उसने अपने गद्दी को बचाया, कैसे अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को उसने दबाया, कैसे अपने ही तुर्की लोगों को उसने समझाया या उनको दबाया। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे, एक वीडियो में संभव नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे विदा दें और सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत लंबा चलने वाला है ये, एक एक वीडियो बनाऊंगा, ढंग से बनाऊंगा, बेईमानी नहीं करूंगा कि 4 मिनट 5 मिनट का भी जो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलता है, ये सब मैं नहीं करना चाहता, आपके साथ बेईमानी नहीं करना चाहता। ढंग से पढ़ाऊंगा, पूरी चीजें लेकर चलूंगा। ठीक है,
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।